क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से प्यार किया है जो आपके बहुत करीब था, लेकिन फिर भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डर है कि वो आपको समझेगा नहीं या शायद छोड़ देगा? तो यह वीडियो किसके लिए है? जोड़े जो अपने रिश्ते में भावनात्मक दूरी महसूस कर रहे हैं, शादीशुदा लोग जो संवाद की कमी से जूझ रहे हैं, वे जो अपने रिश्ते को गहराई और स्थायित्व देना चाहते हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ रिश्तों को समझने की नहीं, बल्कि उन्हें बचाने और गहराई से जीने की कला सिखाती है। डॉक्टर सू जॉनसन की किताब होल्ड मी टाइट हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक भावनात्मक सुरक्षा का वादा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिश्तों में बार बार होने वाले झगड़ों के पीछे छिपे असली कारण, 7 ऐसे संवाद जो किसी भी रिश्ते को फिर से जीवित कर सकते हैं, और वो गहरे सवाल जो हर दिल पूछता है लेकिन जुबान नहीं कहती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सिर्फ चल नहीं बल्कि खिल उठे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज के व्यस्त जीवन और डिजिटल युग में भावनात्मक जुड़ाव की कमी रिश्तों को कमजोर कर रही है। प्रेम एक मूलभूत मानवीय आवश्यकता है। प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि जीवित रहने की एक जैविक आवश्यकता है। यह हमें भावनात्मक सुरक्षा देता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। जब हम अपने प्रियजनों से जुड़ते हैं, तो मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन, गले लगाने वाला हार्मोन, निकलता है, जो सुख और जुड़ाव की भावना को बढ़ाता है। अटैचमेंट थ्योरी। जैसे बच्चे अपने माता पिता से जुड़ाव महसूस करते हैं, वैसे ही वयस्क अपने जीवनसाथी से भावनात्मक सुरक्षा चाहते हैं। यह थ्योरी बताती है कि रिश्तों में डर, दूरी और संघर्ष अक्सर इसी जुड़ाव की कमी से होते हैं। वयस्कों में 3 प्रमुख अटैचमेंट शैलियां होती हैं: सुरक्षित सिक्योर अंतरंगता और स्वतंत्रता में सहज रहना। चिंतित एंग्शियस परित्याग का डर, अत्यधिक आश्वासन की तलाश होना। परहेज करने वाला अवॉइडेंट, निकटता से असहज होना और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देना। लेखक हमें 3 तरह के डेमन डायलॉग्स बताते हैं। रिश्तों में 3 नकारात्मक संवाद पैटर्न होते हैं। पहला होता है दोषारोपण, ब्लेम गेम, यानी दोषी खोजो संवाद। क्या होता है? दोनों साथी एक दूसरे को समस्याओं के लिए दोषी ठहराते हैं। संवाद का उद्देश्य समाधान नहीं, बल्कि दोषारोपण होता है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण ये होता है कि जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम अपने दर्द का कारण किसी और को ठहराकर खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इससे परिणाम यह होता है कि संवाद आक्रामक हो जाता है। कोई समाधान नहीं निकलता। दोनों साथी रक्षात्मक हो जाते हैं। दूसरा डेमन डायलॉग्स है पीछा और दूरी, यानी कि परस्यू विथड्रॉ। ये क्या होता है? एक साथी नजदीकी चाहता है और शिकायत करता है, जबकि दूसरा साथी दूरी बना लेता है और पीछे हट जाता है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण ये होता है कि पहला साथी कहता है, क्या तुम मेरी परवाह नहीं करते? और दूसरा साथी कहता है, मैं आलोचना से बचना चाहता हूं। और यह एक चक्र बन जाता है। जितना एक साथी पीछा करता है, उतना ही दूसरा भागता है। इससे परिणाम यह होता है कि भावनात्मक दूरी बढ़ती है। दोनों साथी अकेलापन महसूस करते हैं। तीसरा डेमन डायलॉग्स है भावनात्मक दूरी, यानी फ्रीज एंड फ्ली। ये क्या होता है? दोनों साथी भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाते हैं।
वे संवाद करना बंद कर देते हैं और अपने अपने कमरे या अलग कहीं और में चले जाते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक कारण ये होता है कि यह एक रक्षा तंत्र है। जब दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम भावनाओं को बंद कर देते हैं। इससे परिणाम यह होता है कि रिश्ता ठंडा और निष्क्रिय हो जाता है। प्यार की भावना धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब इसका समाधान क्या है? इन चक्रों को कैसे तोड़े? डॉक्टर जॉनसन कहती हैं कि इन डेमन डायलॉग्स को पहचानना और भावनात्मक सुरक्षा दोबारा स्थापित करना ही पहला कदम है। इसके लिए जरूरी है कि आपको खुले दिल से संवाद करना चाहिए, अपने डर और जरूरतों को स्वीकारना चाहिए, सुनना और समझना चाहिए, न कि सिर्फ जवाब ही देना चाहिए। अब हम उन 7 संवादों की बात करेंगे जो रिश्तों को बदल सकते हैं। पहला संवाद, डेमन डायलॉग्स को पहचानना, नकारात्मक चक्र की पहचान करना। रिकॉग्नाइजिंग द डीमन डायलॉग्स। इस संवाद का उद्देश्य है कि आप और आपका साथी यह समझें कि आप दोनों किस नकारात्मक संवाद चक्र, नेगेटिव कम्युनिकेशन साइकिल में फंसे हुए हैं। यह पहचानना रिश्ते को सुधारने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस संवाद में क्या होता है? यह समझना कि आप दोनों बार बार एक ही तरह की बहस या दूरी में क्यों फंस जाते हैं। इसे हम इन उदाहरणों जानते हैं। क्या आप बार बार एक दूसरे को दोष देते हैं? क्या एक साथी शिकायत करता है और दूसरा चुप हो जाता है? क्या आप दोनों संवाद से बचते हैं? हमें संवाद के पीछे की भावना को पहचानना चाहिए। सतह पर दिखने वाले गुस्से या चुप्पी के पीछे अक्सर डर, असुरक्षा या उपेक्षा का दर्द छिपा होता है। उदाहरण के लिए, तुम मुझसे बात नहीं करते के पीछे हो सकता है, मुझे डर है कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं। जब हम भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं तो हमारा मस्तिष्क लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। यह संवाद हमें सिखाता है कि कैसे हम इस प्रतिक्रिया को पहचानें और भावनात्मक रूप से उपस्थित रहें। आइए एक अभ्यास एक्सरसाइज करते हैं। किसी हाल की बहस या मोमेंट को याद करें। 2, उस बहस या मोमेंट में आपने और आपके साथी ने कैसे प्रतिक्रिया दी। 3, उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था? डर, अकेलापन, अस्वीकृति। 4, अब उस भावना को शब्दों में व्यक्त करें, जैसे जब तुमने जवाब नहीं दिया, मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। इस संवाद से क्या हासिल होता है? आप अपने रिश्ते में चल रहे नकारात्मक पैटर्न को पहचानना शुरू करते हैं। आप सीखते हैं कि लड़ाई का कारण अक्सर सही नहीं, बल्कि गहरे भावनात्मक डर होते हैं। यह संवाद रिश्ते में करुणा, समझ और जुड़ाव की नींव रखता है। दूसरा संवाद, कच्चे घावों को पहचानना। फाइंडिंग द रॉ स्पॉट्स। इस संवाद का उद्देश्य है कि आप और आपका साथी अपने अपने भावनात्मक घावों, इमोशनल वुंड्स को पहचानें। वे संवेदनशील बिंदु जो अक्सर छोटी बातों पर भी गहरी चोट पहुंचाते हैं और रिश्ते में तनाव पैदा करते हैं। रॉ स्पॉट्स क्या होते हैं? ये वे पुराने अनुभवों से बने भावनात्मक घाव होते हैं जो आज भी हमारे व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसे इन उदाहरण से समझते हैं। किसी को बचपन में उपेक्षा मिली हो तो वह आज भी थोड़ी सी दूरी को अस्वीकृति मान सकता है। किसी को पहले रिश्ते में धोखा मिला हो तो वह अब हर असहमति में विश्वासघात महसूस कर सकता है। अब यह संवाद कैसे काम करता है? 1, आपको घटना को पहचानना चाहिए। कोई हाल की घटना याद करें जिसमें आपने या आपके साथी ने अत्यधिक प्रतिक्रिया दी हो। उदाहरण के लिए, तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा और मुझे लगा कि तुम मुझसे दूर हो रहे हो।
2. आपको भावनाओं को समझना चाहिए। उस प्रतिक्रिया के पीछे की गहरी भावना को पहचानें। क्या वह डर था, अस्वीकृति का अनुभव था, या अकेले छूट जाने का डर था? 3. आपको घाव की जड़ तक पहुंचना चाहिए। यह समझना चाहिए कि यह भावना किस पुराने अनुभव से जुड़ी है, और यह आत्मनिरीक्षण और ईमानदारी की मांग करता है। 4. आपको साझा करना और सुनना आना चाहिए। अपने साथी से खुलकर और कोमलता से अपनी भावना साझा करें। साथ साथ आपको अपने साथी को सुनना और जज न करना भी सीखना होगा। डॉक्टर जॉनसन बताती हैं कि जब कोई रॉ स्पॉट छू जाता है तो हमारा मस्तिष्क अलार्म मोड में चला जाता है। हम असुरक्षित महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया में या तो हमला करते हैं या पीछे हट जाते हैं। अब आइए एक अभ्यास एक्सरसाइज करते हैं। किसी हाल की बहस को याद करें जिसमें आप या आपका साथी असामान्य रूप से दुखी हो गए हों। 2. उस समय आपको क्या महसूस हुआ? क्या वह भावना किसी पुराने अनुभव से जुड़ी थी? 3. उस भावना को शब्दों में व्यक्त करें, जैसे जब तुमने मेरी बात अनसुनी की, मुझे लगा जैसे मैं फिर से अकेला छोड़ दिया गया हूं, जैसे पहले हुआ था। अब इस संवाद से क्या हासिल होता है? आप अपने और अपने साथी के भावनात्मक ट्रिगर्स को समझने लगते हैं। इससे करुणा और समझ बढ़ती है। यह संवाद रिश्ते में गहराई और सुरक्षा लाता है, क्योंकि आप अब सिर्फ व्यवहार नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना को समझते हैं। तीसरा संवाद है कि कठिन क्षण को फिर से देखना, रिविजिटिंग अ रॉकी मोमेंट। इस संवाद का उद्देश्य है कि आप और आपका साथी किसी बीते हुए कठिन या दर्दनाक अनुभव को फिर से देखें, लेकिन इस बार आरोप प्रत्यारोप के बिना, समझ और करुणा के साथ। यह प्रक्रिया रिश्ते में विश्वास और भावनात्मक सुरक्षा को फिर से स्थापित करने में मदद करती है। अब इस संवाद में क्या होता है? 1. आप अपना कठिन क्षण की पहचान करें। कोई ऐसा समय याद करें जब आप दोनों के बीच गंभीर बहस, दूरी या भावनात्मक चोट हुई हो। उदाहरण के लिए, जब तुमने मेरी बात को नजरअंदाज किया था, जब मैं रो रहा था और तुमने कुछ नहीं कहा। 2. आप अपना भावनात्मक अनुभव को साझा करें। उस समय आपको क्या महसूस हुआ था, इसे ईमानदारी से बताएं। क्या आपको अकेलापन महसूस हुआ? क्या आपको अस्वीकृति या डर लगा? क्या आपने खुद को महत्वहीन महसूस किया? 3. आपको सुनना और समझना चाहिए। आपका साथी बिना बचाव किए, बिना टोकटाक किए आपकी बात सुने, और फिर वह भी अपना अनुभव साझा करे कि उस समय वह क्या महसूस कर रहा था। 4. आपको संवेदनशीलता और करुणा के साथ प्रतिक्रिया देना आना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं को स्वीकार करें, जैसे मुझे खेद है कि तुमने ऐसा महसूस किया। मैं समझता हूं कि उस समय मेरी चुप्पी ने तुम्हें आहत किया। जब हम किसी पुराने दर्द को सुरक्षित माहौल में दोबारा देखते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस अनुभव को नई व्याख्या देता है। इससे भावनात्मक घाव भरने लगते हैं और विश्वास दोबारा बनता है। आइए एक अभ्यास एक्सरसाइज करते हैं। एक कठिन क्षण चुनें जिसे आप दोनों फिर से देखना चाहते हैं। 2. उस समय की भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करें, जैसे जब तुमने दरवाजा बंद किया और चले गए, मुझे लगा जैसे मैं फिर से अकेला छोड़ दिया गया हूं। 3. अपने साथी की प्रतिक्रिया को ध्यान से सुनें और उसकी भावना को मान्यता दें। इस संवाद से क्या हासिल होता है? पुराने घावों को समझ और करुणा से भरने का अवसर मिलता है। आप दोनों एक दूसरे को नई दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। यह संवाद रिश्ते में गहराई,
ईमानदारी और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करता है। चौथा संवाद, मुझे कसकर थाम लो, होल्ड मी टाइट। इस संवाद का उद्देश्य है कि आप और आपका साथी एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से फिर से जुड़े। यह वह क्षण है जब आप अपने डर, असुरक्षा और जरूरतों को खुलकर साझा करते हैं और अपने साथी से भावनात्मक आश्वासन प्राप्त करते हैं। इस संवाद में क्या होता है? 1. भावनात्मक जरूरतों को स्वीकार करना। हम सभी को यह जानने की जरूरत होती है कि क्या तुम मेरे लिए हो? क्या मैं तुम्हारे लिए मायने रखता हूं? क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? यह संवाद हमें सिखाता है कि इन जरूरतों को कमजोरी नहीं बल्कि रिश्ते की ताकत समझा जाए। 2. आपको खुलकर अपनी भावनाएं साझा करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब मैं परेशान होता हूं, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होता है। मैं डरता हूं कि अगर मैं अपनी सच्ची भावना बताऊं तो तुम मुझे छोड़ दोगे। यह संवाद ईमानदारी और संवेदनशीलता की मांग करता है। 3. आपको सुनना और आश्वासन देना आना चाहिए। जब आपका साथी अपनी भावनाएं साझा करे तो ध्यान से सुने, बीच में न टोकें। आश्वस्त करें, जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। डॉक्टर जॉनसन बताती हैं कि जब हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो हमारा मस्तिष्क सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव करता है। यह जुड़ाव ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग हार्मोन को सक्रिय करता है, जिससे रिश्ते में विश्वास और अपनापन बढ़ता है। आइए अब एक और अभ्यास एक्सरसाइज करते हैं। एक शांत समय चुनें जब आप दोनों बिना बाधा के बात कर सकें। 2. एक दूसरे से पूछें, जब मैं दुखी होता हूं, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं? क्या तुम मुझे थाम सकते हो जब मैं टूट रहा होता हूं? 3. एक दूसरे को भावनात्मक रूप से थामने का अभ्यास करें, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आंखों, स्पर्श और मौन समर्थन से भी। इस संवाद से क्या हासिल होता है? आप दोनों के बीच गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनता है। रिश्ते में सुरक्षा, अपनापन और स्थायित्व आता है। यह संवाद रिश्ते को नए स्तर की अंतरंगता और समझ देता है। 5वां संवाद है घावों को क्षमा करना, फॉरगिविंग इंजरीज। इस संवाद का उद्देश्य है कि आप और आपका साथी बीते हुए दर्दनाक अनुभवों या विश्वासघात को समझें, उनका सामना करें और उन्हें माफ करके आगे बढ़े। यह संवाद रिश्ते में विश्वास की पुनर्स्थापना और भावनात्मक उपचार के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस संवाद में क्या होता है? 1. घटना को स्पष्ट रूप से पहचानना। कोई ऐसा क्षण जब एक साथी ने दूसरे को गहराई से आहत किया हो, जैसे भावनात्मक उपेक्षा, झूठ बोलना, धोखा देना, जरूरत के समय साथ न देना। यह जरूरी है कि उस घटना को टालने या दबाने के बजाय साफ साफ स्वीकारा जाए। 2. आपको घाव की गहराई को समझना आना चाहिए। आहत साथी को यह कहने का अवसर दिया जाता है, जब तुमने ऐसा किया, मुझे लगा जैसे मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। उस दिन मैं पूरी तरह टूट गया था। यह केवल घटना नहीं बल्कि उसके भावनात्मक प्रभाव को साझा करना होता है। 3. आपको दोषी साथी की जिम्मेदारी और पश्चाताप का पता होना चाहिए। जिसने चोट पहुंचाई है, उसे पूरी जिम्मेदारी लेनी होती है। सच्चा पछतावा व्यक्त करना होता है। यह नहीं कहना चाहिए, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने, बल्कि कहना चाहिए, मैंने तुम्हें आहत किया और मुझे इसका गहरा अफसोस है। 4. माफी और पुनर्निर्माण। माफ करना कोई एक बार की क्रिया नहीं बल्कि एक भावनात्मक प्रक्रिया है।
यह तभी संभव है जब आहत साथी को सुन लिया गया हो, दोषी साथी ने ईमानदारी से पछतावा जताया हो, दोनों ने भविष्य में भरोसे की नींव रखने का संकल्प लिया हो। डॉक्टर जॉनसन बताती हैं कि जब हम गहरे घावों को दबाते हैं तो वे अवचेतन रूप से रिश्ते को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सुरक्षित माहौल में साझा करते हैं तो मस्तिष्क नए अर्थ और जुड़ाव का अनुभव करता है। आइए अब एक अभ्यास एक्सरसाइज करते हैं। एक एक ऐसा अनुभव चुनें जो आज भी आपके रिश्ते में भावनात्मक दूरी का कारण बनता है। 2 आहत साथी अपनी भावना को शब्दों में व्यक्त करे बिना आरोप लगाए। 3 दूसरा साथी पूरी जिम्मेदारी ले और सच्चा पछतावा जताए। 4 दोनों मिलकर यह तय करें कि भविष्य में कैसे एक दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इस संवाद से क्या हासिल होता है? पुराने घावों को भावनात्मक रूप से ठीक करने का अवसर मिलता है। रिश्ते में नई शुरुआत और गहराई आती है। यह संवाद विश्वास, करुणा और प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करता है। छठा संवाद है शारीरिक और भावनात्मक जुड़ाव, बॉन्डिंग थ्रू इमोशंस एंड टच। इस संवाद का उद्देश्य है कि जोड़े शारीरिक अंतरंगता, इंटीमेसी को केवल एक शारीरिक क्रिया न माने बल्कि उसे भावनात्मक जुड़ाव का माध्यम समझें। यह संवाद सिखाता है कि कैसे सेक्स और स्पर्श रिश्ते में सुरक्षा, अपनापन और प्रेम को गहरा कर सकते हैं। इस संवाद में क्या होता है? 1. आपको इमोशंस को भावनात्मक अनुभव के रूप में देखना चाहिए। डॉक्टर जॉनसन बताती हैं कि सेक्स केवल शारीरिक संतुष्टि नहीं बल्कि एक भावनात्मक पुष्टि है। क्या मैं तुम्हारे लिए वांछनीय हूं? क्या मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूं? क्या मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित हूं? जब ये सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं तो इमोशंस तनाव, दूरी या अस्वीकृति का कारण बन सकता है। 2. आपको स्पर्श की शक्ति को समझना चाहिए। एक कोमल स्पर्श, आलिंगन या हाथ पकड़ना भी भावनात्मक सुरक्षा का संकेत हो सकता है। यह मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग हार्मोन को सक्रिय करता है, जिससे जुड़ाव और विश्वास बढ़ता है। 3. आप में संवाद और सहमति होनी चाहिए। अंतरंगता के बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? क्या तुम्हें कभी असहज महसूस हुआ? क्या हम एक दूसरे की जरूरतों को समझ पा रहे हैं? यह संवाद शर्म या झिझक को तोड़ता है और रिश्ते में ईमानदारी लाता है। जब जोड़े भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो उनका शारीरिक संबंध भी अधिक संतोषजनक होता है। लेकिन जब भावनात्मक दूरी होती है तो इमोशंस तनाव या अस्वीकृति का प्रतीक बन सकता है। आइए अब एक अभ्यास एक्सरसाइज करते हैं। एक दूसरे से पूछें, क्या तुम्हें हमारे बीच की अंतरंगता संतुलित लगती है? क्या तुम कभी असुरक्षित या उपेक्षित महसूस करते हो? 2. एक दूसरे को बिना किसी अपेक्षा के स्पर्श करें, जैसे आलिंगन, हाथ पकड़ना या सिर सहलाना। 3. इमोशंस को भावनात्मक जुड़ाव का अवसर माने, न कि सिर्फ एक कर्तव्य या प्रदर्शन। इस संवाद से क्या हासिल होता है? रिश्ते में शारीरिक और भावनात्मक संतुलन आता है। जोड़े एक दूसरे को गहराई से समझने और स्वीकारने लगते हैं। यह संवाद विश्वास, आत्मीयता और प्रेम को पुनः जागृत करता है। 7वां संवाद अपने प्यार को जीवित रखना, कीपिंग योर लव अलाइव। इस संवाद का उद्देश्य है कि आप और आपका साथी यह समझें कि एक बार भावनात्मक जुड़ाव स्थापित हो जाने के बाद भी उसे निरंतर पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। यह संवाद सिखाता है कि कैसे आप अपने रिश्ते को लंबे समय तक जीवंत, गहरा और सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। इस संवाद में क्या होता है? 1.
आपको रिश्ते को नियमित रूप से पोषण देना चाहिए। प्यार एक घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे पौधों को पानी चाहिए, वैसे ही रिश्तों को चाहिए समय, ध्यान, सराहना, भावनात्मक उपस्थिति। 2. आपको आर सिद्धांत अपनाना आना चाहिए, यानी कि एक्सेसिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एंगेजमेंट। डॉक्टर जॉनसन कहती हैं कि प्यार को जीवित रखने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। ए यानी कि एक्सेसिबिलिटी, क्या मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध हूं? जब तुम्हें जरूरत हो, क्या मैं वहां हूं? आर यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस, क्या मैं तुम्हारी भावनाओं का जवाब देता हूं? क्या मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं? और ई यानी कि एंगेजमेंट, क्या मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह जुड़ा हूं? क्या मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह उपस्थित हूं? 3. रिश्ते में छोटे छोटे रिचुअल्स बनाना चाहिए। रोजाना एक दूसरे से जुड़ने के छोटे छोटे तरीके अपनाएं। सुबह एक साथ चाय पीना चाहिए। दिन में एक प्यारा मैसेज भेजना चाहिए। रात को सोने से पहले एक दूसरे को गले लगाना चाहिए। 4. संघर्ष के समय भी जुड़ाव बनाए रखना। जब कोई मतभेद हो, तब भी यह याद रखें कि आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही टीम के सदस्य हैं। हमें संवाद में मैं बनाम तुम नहीं, बल्कि हम की भावना रखें। शोध बताते हैं कि जो जोड़े भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, वे तनाव को बेहतर संभालते हैं, अधिक संतुष्ट और स्वस्थ रहते हैं, जीवन में अधिक स्थायित्व और आशा महसूस करते हैं। आइए अब एक और अभ्यास एक्सरसाइज करते हैं। एक दूसरे से पूछें, क्या तुम मुझे आज भी पहले जैसा महसूस करते हो? क्या हम एक दूसरे के लिए समय निकाल पा रहे हैं? 2. मिलकर एक साप्ताहिक रिचुअल तय करें, जैसे हर शुक्रवार एक साथ टहलना या हर रात 10 मिनट सिर्फ बात करना। 3. एक दूसरे की छोटी छोटी बातों की सराहना करें, जैसे आज तुमने जो कहा, उसने मुझे अच्छा महसूस कराया। अब इस संवाद से क्या हासिल होता है? आपके रिश्ते में निरंतरता और स्थायित्व आता है। आप दोनों एक दूसरे के भावनात्मक साथी बने रहते हैं, सिर्फ जीवन साथी नहीं। यह संवाद रिश्ते को समय के साथ और भी गहरा और मजबूत बनाता है। प्यार तब नहीं टूटता जब हम बहस करते हैं। प्यार तब टूटता है जब हम सुनना बंद कर देते हैं। जब हम एक दूसरे की जरूरतों को महसूस करना छोड़ देते हैं। डॉक्टर सू जॉनसन की किताब होल्ड मी टाइट हमें सिखाती है कि हर रिश्ता एक संवाद से बनता है और एक चुप्पी से टूट सकता है। तो अगली बार जब आप अपने किसी अपने से नाराज हों, तो चुप मत रहिए। कहिए, मुझे कसकर थाम लो, क्योंकि कभी कभी एक गले लगाना सैकड़ों शब्दों से ज्यादा बोल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और गहराई से सोचने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए, आपके रिश्ते में कौन सा संवाद सबसे ज्यादा जरूरी है? या फिर क्या आपने कभी किसी से सिर्फ इतना कहा है, होल्ड मी टाइट?